गुरुजी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय गुरुजी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। आप सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, सत्संग को अधूरा ना छोड़े। गुरुजी की कृपा से आप अपने बड़े भागों वाले हैं कि आपको सत्संग सुनने का मौका मिल रहा है। आप सत्संग सुने भी और औरों को भी सुनाए। मुझे पूरा यकीन है कि सत्संग के माध्यम से आपको कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी पर, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जो सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत भाटिया अंकल आंटी का है। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत को नमस्कार कहते हैं। ना संगत जी, हम गुरु जी को नहीं चुनते, गुरु जी हमें चुनते हैं। तो संगत जी, गुरु जी ने हमें चुना और हमें गुरु जी के श्री चरणों में जाने का मौका मिला। 2001 में जब हम गुरु जी के पास 2001 में गए तो मैं और मेरी बेटी ही गुरु जी के पास गए और मेरे अंकल तब गुरु जी को नहीं मानते थे। संगत जी, मेरे अंकल कहा करते थे कि ये क्या होते हैं गुरु गुरु। मैं किसी गुरु को नहीं मानता हूँ, मैं शिव भक्त हूँ। और वो किसी मंदिर में नहीं जाते थे। संगत जी, में और मेरे अंकल घर में ही शिव पूजा किया करते थे। अब संगत जी, ये शिव जी की ही लीला कही है या गुरु जी की, उन्होंने हम कभी हमें गुरु जी के पास जाने से रोका नहीं। और कैसे जाते थे ये तो सिर्फ गुरु जी को ही पता है। पहले मैं ऑटो करके अपने भाई की फैक्ट्री करोल बाग जाया करती थी और उसके साथ मंदिर, फिर मंदिर से जनकपुरी उसके घर और फिर हम अपने घर आते थे। पर कभी मेरे अंकल ने मना नहीं किया। यह भी सिर्फ गुरु जी की महिमा है। हमें जाते-जाते 1 साल हो गया था और हमारे जाने का जो दिन फिक्स हुआ था वह थर्सडे था। और जब ये दिन आता था जाने का तो सुबह से ऐसा लगता था जैसे शादी वाला घर है। दिल बहुत खुशी से नाच उठता था कि आज गुरु जी के पास जाना है और मेरी बेटी तो बस गाना ही गाया करती थी कि आज हमें गुरु जी के घर जाना है। एक दिन संगत जी, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम लोग इतना खुश होते हो गुरु जी के यहाँ जाने में, आज मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। और संगत जी, जैसे ही अंकल के मुंह से मैंने ये सुना तो मैं बहुत खुश हो गई। और संगत जी, आप जानते हैं कि जब सारा परिवार गुरु जी की शरण में होता है तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। इसके बाद अंकल ने जाना शुरू किया और हम हर थर्सडे जाने लगे। और जब हम गुरु जी के पास जाने लगे तो हमें समझ में आया कि हमें थोड़ा जल्दी जाना चाहिए। गुरु जी डैशबोर्ड पर बैठे होते हैं और गुरु जी ऊपर से उतरते थे और थोड़ा सा कर्टन हटा करके जब संगत को देखा करते थे, पता नहीं ऐसा लगता था जैसे हजारों कमल हमारे हृदय में खिल गए हों। इतनी खुशी होती थी। तो धीरे धीरे हम 6 के 6 ही लोग एम्पायर स्टेट पहुंच जाया करते थे और बाहर बैठ जाया करते थे। उसके बाद बड़ा मंदिर खुला, फिर वहाँ जाने लगे हम लोग। और बड़ा मंदिर हम लोग सोमवार को जाने लगे और वहाँ सेवा होती थी। और संगत जी, सोमवार को हम सुबह से ही चले जाया करते थे। वहाँ सफाई संगत होता था, बड़ा अच्छा लगता था। मेरी बेटी थी, उसके बीकॉम किया हुआ था, तो वह सोचने लगी कि मैं बीएड करूं या एमकॉम करूं। और संगत जी, तब हमें यह नहीं पता था कि गुरु जी के जो ड्रीम होते हैं वो लाइव होते हैं। और मेरी बेटी को ड्रीम आता है और गुरु जी कहते हैं कि तू बीएड नहीं करना, तो एमकॉम करना। तो उससे ने मुझे कहा कि मम्मा, मैं बीएड का फॉर्म नहीं भरूँगी, मैं एमकॉम का फॉर्म भरूँगी। तो मुझे बड़ा अजीब-सा लगा। मैंने बोला कि एक ड्रीम ही तो है, ड्रीम में क्या आया, क्या नहीं आया, एक काम कर तू दोनों फॉर्म भर ले। अब उसने रिटर्न टेस्ट लिया पर वो क्लियर नहीं कर पाई। तो मुझे कहा करती थी कि मम्मा, गुरुजी को फ़ोन करो, गुरुजी ने कहा है तो ज़रूर हो जाएगा। और ऐसा करते-करते 3-4 महीने निकल गए। पढ़ाई भी शुरू हो गई और कॉलेज वाले कहने लगे कि हम तो सेकंड लिस्ट कोई लगाते ही नहीं है, जो लिस्ट होती वो एक ही लिस्ट होती है। और संगत जी, सिर्फ गुरुजी की कृपा से कॉलेज वालों ने सेकंड लिस्ट लगाई और सबसे ऊपर मेरी बेटी का नाम था। गुरुजी ने उसको एमकॉम करवाया, उसकी जॉब लगवाई। उसके बाद हमें लगा कि इसकी शादी कर देनी चाहिए। अब शादी के लिए संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड को बोला तो कि हमें न्यूज़पेपर में दे देना चाहिए। तो अंकल ने कहा कि अभी बहुत गर्मी है, अक्टूबर नवंबर में ज़रा थोड़ा मौसम अच्छा होगा तब हम देंगे, क्योंकि जो हमारा कल्चर है देखना, दिखाना,
वो गर्मी में ठीक नहीं रहेगा। मैंने कहा ठीक है, आप मंडे को गुरुजी ने सत्संग सुनवा या सिंगना अंकल से भी। और संगत जी, कैसे गुरुजी ने उनके बच्चों को की शादी की कि कैसे शगन लेकर जाओ, मिठाई लेकर जाओ, अंगूठी लेकर जाओ। अब संगत जी, इतना फेथ हो गया था कि ये गुरुजी की बेटी है। गुरुजी ने और उसकी शादी जाने, फिर भी संगत जी मैं गुरुजी से अरदास किया करती थी। तो गुरुजी मेरी बेटी के ड्रीम में आए तो उसको कहते हैं, गुरुजी की तेरी माँ ने मेरा बहुत सिर खांदा है। तो गुरुजी ने कहा कि मैंने तेरे वास्ते डायमंड रखा है, चिंता मत कर। अब संगत जी, गुरुजी के वचन और गुरुजी का ड्रीम कैसे गलत हो सकता है। और बस संगत जी, गुरुजी ने ही सब कुछ शादी का किया, हम तो बस देखते ही रह गए। 14 मई को गुरुजी जब बड़े मंदिर का दिन मंदिर आए, उस टाइम पर गुरुजी आते नहीं थे। 6 बजे का टाइम था। हम लोग मंदिर से बाहर निकल गए कि 6 बजे मंदिर खाली करना है। एकदम एक गाड़ी आकर के रुकी गेट पर, तो देखा उसमें गुरुजी हैं। अब संगत जी, हमने गुरुजी को प्रणाम किया तो गुरुजी के साथ जो सेवादार थे, उन्होंने कहा कि आंटी, जब आप अंदर नहीं आओगे, आप अब आपका हो गया। और हम बड़े मायूस हो गए संगत जी की जो संगत अंदर बैठी हुई है वे ज़्यादा अच्छे रहे और हम तो बाहर आ गए। परंतु गुरुजी ने इशारे से कहा कि आने दो अंदर, तो हम अंदर आ गए। तो एक आंटी ने कहा कि गुरुजी अपने हाथों से प्रसाद दे दीजिए। और जब प्रसाद की लाइन लगी तो उसमें भी मेरा दूसरा नंबर था। और जब प्रसाद मिला तब फिर सेवादार ने मुझे बोला कि आपको प्रसाद मिल गया, अब आप जाइए। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, सबन बिठाऊं, चाय प्रसाद पी कर सब जाएंगे। उसके बाद गुरुजी ने मुझे बोला, अंकल को बुलाया। अंकल से पूछा कि क्या करते हो। तो अंकल ने कहा कि मैंने तो वीसीआर ले लिया। तो गुरुजी कहते हैं कि मैं भी वेला और तू भी वेला। फिर मुझसे पूछा कि संगत जी, गुरुजी मुझसे पूछते हैं कि कहाँ रहते हो, और खुद ही जवाब देने लगे कि आपके घर के पीछे गुरुद्वारा है। और ऐसा लगा जैसे गुरुजी को सब कुछ पता है। इतने टाइम हम आते रहे लेकिन कभी हमने गुरुजी से इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई थी। पूछा, बड़ी बेटी की शादी कहाँ हुई है, वो यूएसए में कहाँ रहती है, उसका एड्रेस क्या है। अब गुरुजी ने उसके बारे में इतना पूछा तो ये तो गुरुजी ही जानते हैं कि उन्होंने उसे कितना ब्लेस किया है। फिर गुरुजी ने मुझसे बोला कि छोटी बेटी को बुलाओ। तो मैंने कहा कि गुरुजी, आज वो नहीं आई है, आज 6 बजे मंदिर बंद हो जाता है। और तो हमने उसे मना कर दिया कि आज ऑफिस से सीधे घर जाना। फिर संगत जी, इतने में गुरुजी ने जेठा अंकल को बुलाया और हमसे कहा कि इसको मैंने 3 बार लाइफ दी है, इसे जानते हो तुम लोग? तो मैंने कहा कि हाँ जी गुरुजी, जानते हैं। फिर गुरुजी ने कहा कि इनका बेटा और आपकी बेटी दोनों की शादी करो। और गुरुजी ने फिर अपने पास बिठा करके 2 बार चाय प्रसाद पिलाई। और उसके बाद हमें कहा कि आप संगत में नहीं बैठोगे, और जहाँ शिव मूर्ति है वहाँ हम दोनों को बिठा दिया, अंकल को और मुझे। और संगत जी, गुरुजी ने बातों ही बातों में माहौल इतना अच्छा कर दिया। तो गुरुजी ने पूछा कि आपकी छोटी बेटी जॉब कहाँ करती है? तो मैंने कहा जनपद में। तो गुरुजी कहते हैं, अच्छा, जनपद सोनिया गांधी के पास। तो ऐसे हमारी फिर हिम्मत हुई कि हम गुरुजी से बात कर पाए। अब चाय प्रसाद पिला करके गुरुजी ने हमें शिव जी के पास बिठा दिया और धीरे धीरे मंदिर में से संगत जाने लगी। और हम लोग सिर्फ 4 या 5 लोग थे और सिर्फ गुरुजी थे। इतना अच्छा लग रहा था संगत जी, जैसे हम स्वर्ग में बैठे हों। और ऐसा लग रहा था कि बस ये समय कभी खत्म ही ना हो और हम ऐसे ही बैठे रहें। और गुरुजी कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, कभी घूम रहे हैं और अपना हाथ कान पर रख के करके बिना किसी फ़ोन के, पता नहीं वो किससे बातें किए जा रहे थे। उनके हाथ में कोई फ़ोन नहीं था लेकिन वह किसी न किसी बात से बात कर रहे थे। और उसके बाद 12 बजे हमें गुरुजी ने छोड़ा। और उस दिन लास्ट संगत जो गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में की, तो उस दिन हमें बुलाया और जेठा अंकल को बुलाया, उनकी पूरी फैमिली को बुलाया और गुरुजी ने लड्डू बाँटे। और गुरुजी ने हम सबको 2-2 लड्डू दिए और गुरुजी ने कहा कि मैं आज काम कर देता हूँ, बाकी की फॉर्मेलिटीज़ तुम लोग पूरी कर लो। और सब आकर के मुबारक देने लगे कि गुरुजी ने आज बच्चों की शादी फिक्स कर दी है। और सब ने मुबारकबाद दी, बहुत-बहुत मुबारक हो संगत जी। हमें बहुत-बहुत खुशी हुई, हमें तो कोई एक्सपीरियंस था नहीं, हमारा तो कोई गुरु था ही नहीं और हमें तो कभी पता ही नहीं था कि गुरुजी की ब्लेसिंग क्या होती है। और बस वहाँ जाकर के हमें ऐसा लगा कि बस गुरुजी मिल गए हैं, अब हमें और कुछ भी नहीं
देखना। और फिर गुरुजी ने कहा कि 25-25 लोग आएँगे, ज़्यादा भी यहाँ पर खर्चा नहीं करना। और संगत जी, जो कोरोना टाइम पर लोगों ने शादी-ब्याह की, गुरुजी ने हमसे बिल्कुल सिंपल शादी करवाई और बच्चों की शादी हो गई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और शादी के बाद संगत जी अंकल बहुत बीमार हो गए, उनको माउथ कैंसर निकला और गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग संगत जी की, गुरुजी ने उनके ड्रीम में आकर के बाद उनके सारे कष्ट काटे। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, हम ऐसे ऑपरेशन करा करके आए जैसे कि बहुत माइनर ऑपरेशन हो। 8 दिन में हम लोग वापस घर आ गए ऑपरेशन करा के। और संगत जी, इसी दौरान जब इलाज चल रहा था, ऑपरेशन चल रहा था, तो मेरी बेटी बहुत रोया करती थी। तो गुरुजी ने बहुत-बहुत अलग तरीके से हमें मैसेजेस दिए। वहाँ काम करने वाले, हॉस्पिटल में काम करने वाले जो स्वीपर्स थे, जो सर्वेंट्स थे, वो बोला करते थे कि बेटा आप क्यों रो रहे हो? आपने गुरुजी है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही आस्था चैनल पर हम लोगों ने एक बार टीवी ऑन की तो उसमें आया कि अगर आपके गुरु हैं तो आपको चिंता की ज़रूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से गुरुजी ने हमें टाइम टू टाइम मैसेजेस दिए। जब ठीक होकर के घर आए तो उसके पहले गुरुजी चोला छोड़ चुके थे। तो संगत जी, हमें तो ऐसा लगने लगा कि जैसे हम हमारी तो दुनिया ही खत्म हो गई हो। अब गुरुजी थे तो हर काम हो जाया करता था, अब कैसे होगा? लेकिन संगत जी, गुरुजी ने चोला छोड़ने के बाद भी हमारे बहुत-बहुत अच्छे से काम किए। जैसे कहते हैं ना संगत जी, कि एक बच्चे के सिर पे पिता का हाथ होता है, ऐसे ही हमारे ऊपर गुरुजी का हाथ था। उसके बाद एक अंकल को ड्रीम आता है तो उसमें गुरुजी कह रहे हैं कि आप लोग अपना रोहिणी में मकान बेच करके गुड़गाँव में ले लो और आपको 3 बेडरूम का घर लेना है और आपको इतने लाख रुपए बचाना है। और लेकिन संगत जी, उस टाइम पे अंकल की रेडियंस रेडिएशन चल रही थी, तो उस टाइम पर ऐसा कुछ हमने प्लान नहीं किया था। दोनों लड़कियों की शादी हो चुकी थी और संगत जी, ऐसा कुछ प्लान था नहीं। लेकिन उन अंकल को ऐसा सपने में आया, मैसेजेस आया, तो गुरुजी का मैसेज रंग नहीं हो सकता था। संगत जी, आप विश्वास कीजिए, घर में प्रॉपर्टी डीलर आया, जो रेट हमने माँगा वो मार्केट में नहीं था और 1 दिन में हमारा मकान बिक गया। और उसके बाद जब हम गुड़गाँव में मकान देखने आए तो रेट बहुत ज़्यादा थे और गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि फर्स्ट फ्लोर और है, ऐसे उसके बाद दरवाजे खुल रहे हैं, इस तरफ बेडरूम है। तो जो गुरुजी ने मुझे दिखाया, तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे पहले फर्स्ट फ्लोर देखना है। अब ऐसा करते-करते अंकल की थोड़ी प्रॉब्लम तो चल ही रही थी, तो अंकल थोड़े टेंशन में आ गए और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, जैसे आपने घर बैठे मकान बिकवाया या वैसे आप दिलवा भी देना, मैं अब कहीं पर भी भटकने वाली नहीं हूँ। और संगत जी, आप विश्वास कीजिए कि मेरे पास हॉस्पिटल में फ़ोन आया कि हमने ऐसे-ऐसे मकान देख लिया है, आप आकर के एक बार देख लीजिए। तो मैंने कहा कि अभी तो हम लोग हॉस्पिटल में हैं, हम नहीं आ सकते। तो मुझे कहने लगे फ़ोन पर कि जैसा आप हमें उस दिन बता रहे थे ना, मकान, वैसा ही मकान हमें मिल गया है। वो जो रेट आप बोल रहे थे वही है। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप बयान दे दीजिए। तो वो बयाना दे दीजिए। तो वो कहने लगे कि अरे! मैं कैसे बयाना दे दूँ? तो आलू प्याज भी खरीदते हैं, तो 2-3 दुकानों से पूछते हैं, ये तो मकान है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप बयाना दीजिए, अगर बयाना जाएगा तो मेरा ही जाएगा। और संगत जी, आप विश्वास कीजिए, उसके बाद मैं 15 दिन के बाद वह मकान देखने के लिए गई और वह मकान ठीक वैसा ही था जैसा गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया था। और उसके बाद हम लोगों ने उस मकान में शिफ्ट किया और गुरुजी ने हमें मैसेज दिया और कहा कि एक रूम में मेरा मंदिर बनाना और एवरी संडे सुबह 7 से 8 बजे मेरा सत्संग करना। और संगत जी, 2007 में हम लोग वहाँ शिफ्ट हुए और 2016 तक संगत जी सत्संग हमारा ऐसे ही चलता रहा संडे के दिन। और संगत जी, जब सत्संग चलता था घर पे तो हम लोग सब सत्संग में बैठे रहते थे और किचन में से आवाज़ें आती रहती थी और जो कोई नई संगत आती थी उन्हें लगता था कि शायद किचन में कोई फैमिली मेंबर है और कुछ बना रहा है। लेकिन संगत जी, ऐसा कोई नहीं था। कढ़ाई से बाकायदा ढक्कन उतरा हुआ होता था और गुरुजी हमारा लंगर पूरा ब्लेस करके जाया करते थे। और संगत जी, गुरुजी एक दिन पहले ही बता दिया करते थे कि यह लंगर बनेगा। तो एक दिन संगत जी, गुरुजी ने मेरे अंकल को कहा कि मूली के परांठे बनाने हैं। तो संगत जी, मैंने अपने अंकल को कहा कि सर्दियों के दिन है और सुबह-सुबह मैं इतने परांठे बनाऊँगी कैसे? और 7 बजे जोत जलानी है। तो मेरी फ्रेंड कहती है कि मैं आ जाऊँ आंटी, हम दोनों मिल के बना लेंगे। तो अंकल कहते हैं कि नहीं, ये अकेले सिर्फ आंटी को ही हुक्म है, आंटी ही बनाएगी, गुरुजी ने मना किया है।
और संगत जी फिर मैंने परांठे बनाए और 7 बजे तक बन भी गए और गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा समय सत्संग भी हो गया। और फिर अगले दिन हम मंडे को बड़े मंदिर गए। तो संगत जी जब हम बड़े मंदिर गए तो किशोरी अंकल आया करते थे और जब हम बैक साइड में हुआ करते थे मंदिर के तो पूरा मंदिर फ्रेग्रेंस से भर जाया करता था। तो हम लोग समझ गए कि किशोरी अंकल आए हैं, तो हम लोग सब आगे आ जाते हैं किशोरी अंकल से मिलने के लिए। किशोरी अंकल ऐसे ही मूड में थे, तो हमें कहते हैं कि चलो आंटी आप लोगों को एक सत्संग सुनाता हूँ। तो हम लोग जहाँ गणेश जी की मूर्ति है वहीं पर हम लोग बैठ गए। तो किशोरी अंकल मेरी तरफ फेस करके बोलते हैं कि आंटी ऐसे एक बार गुरुजी चंडीगढ़ गए और वहाँ बहुत दिनों तक रहे। एक आंटी लंगर बनाकर भेजती थी और मैं लंगर लेकर आया करता था। और जब मैं लंगर लेने के लिए आया हूँ तो आंटी के पास, तो आंटी ने बस 2 ही चपाती बनाई थी और उनका एक फ़ोन आ गया और आंटी बाहर चली गई और वो बहुत देर तक फ़ोन पर बात करती रही और मुझे टेंशन होने लगा कि कब लंगर बनेगा और मैं कब लेकर आऊँगा। संगत जी शायद आप बिलीव ना करें, जब वो आंटी अंदर किचन में आई तो सारी रोटियाँ बनी हुई थी पर रात में आटा नहीं था। और तो बहुत हैरान रह गई और हालाँकि उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, लंगर प्रसाद पे करके दिया और कहा कि आप ले जाओ मैं आती हूँ। तो जैसे ही वो आधे घंटे के बाद आंटी मंदिर गई और जैसे ही एंटर करी, गुरुजी ने उन्होंने उन्हें कहा कि आंटी लंगर तू बनाती है, लंगर तेरा गुरु बनाता है। तो संगत जी यह बात बिल्कुल सच है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसको करने की हिम्मत गुरुजी ही देते हैं। हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। तो संगत जी ये मुझे जवाब मिला कि तू क्यों घबरा रही है कि संगत इतनी होती है, सुबह में कैसे इतने सारे परांठे बनाऊँगी? लंगर तू नहीं बनाती, जो करते हैं गुरुजी करते हैं। ऐसे एक बार किसी संगत ने कहा कि गुरुजी तो बिना पेट्रोल के ही गाड़ी चला देते हैं। तो मेरे अंकल कहने लगे कि अरे! ऐसे कैसे हो सकता है कि बिना पेट्रोल के गाड़ी कैसे चल सकती है? संगत जी बड़े मंदिर से रोहिणी जाने के लिए आप जानते हैं कि कितना लंबा किलोमीटर में रास्ता है। हम लोग रात में बड़े मंदिर से अपने घर जा रहे थे तो फ्लाईओवर पर हमने पीछे से किसी ने कुछ बोला तो मैंने अंकल को कहा कि पीछे बेटी है, वो ऑफिस से आती थी तो पीछे सो जाया करती थी। तो मैंने कहा शायद ना हमारा गाड़ी का पिछला दरवाजा खुला हुआ है, आप फ्लाईओवर से नीचे उतर के थोड़ा साइड में गाड़ी लगाओ। और जब गाड़ी लगाई तो देखा गाड़ी तो पंचर है। तो मोती नगर में कोई जान-पहचान की संगत के कोई बच्चे थे। उन्हें फ़ोन किया और उन्होंने आकर के हमारी गाड़ी की स्टेपनी लगाई। हमारी सोसाइटी में शादी थी तो हमने सामने वाली सोसाइटी में जाकर के गाड़ी लगा दी और अगले दिन हम लोग फिर मंदिर चले गए। और वो पंचर गाड़ी है और ये सबको पता है कि पंचर गाड़ी ऐसे इतनी आसानी से हिलती नहीं है। लेकिन संगत जी हमारी गाड़ी तो भागे जा रही थी और अगले दिन तक भी चलती रही। तो संगत जी जब अंकल पंचर लगवा बनाने गए तो कहता है पंचर वाला कि आपने कितनी गाड़ी बनवाई है? आपकी टायर में ट्यूब है तो है ही नहीं, अंदर पूरा ट्यूब का पाउडर बन चुका है। और संगत जी तब हमें समझ में आया कि हम सबको ऐसे ही बोला करते थे और वाक़ई गुरुजी ने हमारी पंचर गाड़ी मंदिर से घर और घर से मंदिर और फिर मंदिर से घर तक कम से कम 100 किलोमीटर तक वो गाड़ी चली और वो भी 80 की स्पीड पर। तो गुरुजी अपना विश्वास हमारे मन में पक्का करते रहे। एक बार संगत जी हम लोग गुड़गाँव से मंदिर जा रहे थे तो आगे चल कर के एक मोड़ आता है तो हमारे साथ एक अंकल थे तो ह उन्होंने कहा कि अंकल आज ऐसे मत चलाओ, मुझे कोल्ड है, आप खिड़की खोल दो। तो उस टाइम पे संगत जी इतनी सड़क हुआ नहीं करती थी, मिट्टी-मिट्टी होती थी। तो मेरे अंकल उनसे कहने लगे कि अंकल थोड़ी देर के लिए खिड़की बंद कर दो, मिट्टी आएगी तो उन आपको और एलर्जी हो जाएगी। तो मैं थोड़ी देर के लिए शीशा बंद कर देता हूँ। संगत जी आप विश्वास कीजिए एकदम रेड लाइट पर हमने गाड़ी के शीशे को ऊपर किया और एसी ऑन किया और गोल्फ कोर्स से एक बॉल आई, पूरे नेट के ऊपर से बाहर आई और मेरे वाले शरीर पर लगी और शीशा एकदम चकनाचूर और सारे कांच मेरी गोदी में जाकर गिरे। और फिर हमने साइड में रोका, पूरे कांच-वांच वहाँ से हटाए और वो बॉल उछल करके आगे अंकल की गोदी में आकर के गिरी। फिर हमने साइड में रोका, सारे कांच-वांच हटाए, सारी सीट सारी साफ करी। मैंने थैंक यू कहा गुरुजी कि अगर ये शीशा बंद नहीं होता तो यह बॉल सीधे मेरे सर पर आकर के लगती। तुम्हें कहाँ होती संगत जी। इसलिए कहते हैं संगत जी कि गुरु जी से कुछ मांगो नहीं, वो तो जिंदगियां बख्शते हैं, वो महाशिव हैं, उनसे क्या मांगेंगे हम।
गुरुजी तो कहते हैं कि ज़िंदगी के साथ-साथ ये चीज़ें, सारी चीज़ें तो मैं तुम्हें पैकेज में देता हूँ। नौकरी, पैसा, बंगला, हेल्थ, बच्चे, मकान, सब कुछ हम सब तो यही माँगते हैं। गुरुजी कहते हैं कि तुम क्या माँगते हो? कोई काम की चीज़ भी माँगते हो? और यह चीज़ें तो मैं जब तुम्हें लाइफ़ बख्शता हूँ तभी दे देता हूँ। तुम माँग करके अपने गुरु को छोटा मत करो। बस संगत जी ऐसे ही चलता रहा। एक बार हम लोग रात में किसी के सत्संग से आ रहे थे और जब हम घर आ गए, फरवरी का महीना था और बहुत ठंड थी। हम आके जैसे ही लेटे तो उन आंटी का फिर से फ़ोन आया जिनके घर सत्संग था। वह कहती फ़ोन पर कि आंटी अब दोबारा आ जाइए। गुरुजी कह रहे हैं कि वह अंकल क्यों चले गए? कि मुझे बार-बार आवाज़ आ रही है कि वह अंकल क्यों चले गए? आप दोबारा आ जाइए। संगत जी, ठंड का महीना था। रात के डेढ़ 2 बजे हम वापस उनके घर गए। 3 साढ़े 3 बजे तक फिर सत्संग चला और जब हम वहाँ से अपने घर की तरफ आ रहे थे, वेज 5 वाला जो न जनपथ का चौक है, यहाँ पर थे। वहाँ हम और वहाँ पर फरीदाबाद रोड क्रॉस करती है। इतना बड़ा ट्रक था, 18 पहियों वाला ट्रक था। वो एकदम हमारे सामने आ गया और बस पता नहीं, जय गुरु जी बोलते हुए अंकल ने उनके साथ ही अपनी गाड़ी काट ली। मतलब हमारे हाथ पैर कांपने लगे और संगत जी कि ये क्या हो गया, बच गए। हम घर आए, घर में आके नींद ही ना आए। बस गुरुजी का पाठ करते रहे कि थैंक यू गुरुजी, आपने बचा लिया, वरना इतने बड़े ट्रक के नीचे आ जाते तो हमारा पता ही नहीं चलता। और संगत जी, आप विश्वास कीजिए, अगले दिन हम उसी चौक को क्रॉस कर रहे हैं, वैसा ही 18 पहियों वाला ट्रक और उसके नीचे सेम सेंट्रो कार व्हाइट कलर की और पूरी पिचकी हुई। और संगत जी, देख करके हम लोग काँप गए। सेम यही कुछ हमारे साथ होता कल, लेकिन गुरुजी ने हमें बचा लिया। और जो संगत जी, हमने कार पिचकी हुई देखी तो लोगों ने बताया कि उसमें कोई भी नहीं बचा। और संगत जी, ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं, सुनकर हँसी भी आएगी और मैं आपके साथ अपना पर्सनल सत्संग शेयर करती हूँ। हमेशा हमने सुना है कि गुरुजी अपनी संगत को खिलाने के बाद ही कुछ खाया करते थे। ऐसे एक बार की बात है, बेटियों की तब तक शादी हो चुकी थी। मैं और मेरे अंकल बैठे हुए थे और किसी बात पे हम दोनों की कहा-सुनी हो गई और अंकल मुझे कहने लगे कि मुझे लंगर नहीं करना। और मैं 2-3 बार बहुत अच्छे से बोल चुकी थी, लेकिन अंकल कहते हैं कि मुझे नहीं करना लंगर। मैंने भी लाइट ऑफ की और मैं भी लेट गई और बस अंदर ही सपने में मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी सोल चल रही है और रात के 2:30 बजे हैं। और दरवाज़ा खोला तो सामने गुरुजी को मत्था टेका। तो जैसे मैंने मत्था टेका, गुरुजी कहते हैं कि आंटी लंगर खाओ, बड़ी भूख लगी है। मैंने कहा कि आओ गुरुजी। मैंने उन्हें डाइनिंग टेबल पर बिठाया तो गुरुजी कहते हैं कि बनाया? तो मैंने कहा कि गुरुजी मूँग की दाल और चटनी बनाई है। तो गुरुजी कहते हैं चल। तो मैंने कहा कि गुरुजी, मैं एक बार अंकल को पूछ लूँ। तो मैंने कहा कि अगर खाएँगे तो ठीक है, वरना हम दोनों खाएँगे। तो मैंने अंकल को उठाया कि अंकल उठो, लंगर खा लो। तो अंकल एकदम से उठ गए और आकर के डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। हम दोनों ने लंगर किया और जनरली हम लोग रात में अपनी बेटी को यूएसए में फ़ोन किया करते थे। तो लंगर करने के बाद हमने अपनी बेटी को यूएसए में फ़ोन किया। मैंने कहा कि चारू, आज तो बहुत अजीब-सा हो गया है कि ऐसे-ऐसे हमारा आपस में थोड़ा झगड़ा हो गया। तो मैंने गुरुजी से कहा कि मैं अंकल को एक बार बोलूँगी। और वैसे मैं इसके पहले कितनी बार भी झगड़ा हुआ, इतनी बार बोला करती थी, तो कभी लंगर नहीं करते थे। लेकिन इस बार एक बार बोला तो अंकल उठ गए। तो अंकल कहते हैं कि तू क्या सत्संग सुना रही है? यह तो आधा सत्संग है, पूरा सत्संग मैं सुनाऊँगा। तो मैं अंकल की तरफ देखने लगी कि अंकल क्या कहेंगे? तो कहते हैं कि जब तेरी बात हो रही थी गुरुजी से, तो मैं भी जाग ही रहा था। गुरुजी मेरे पास भी आए थे। तो गुरुजी कहते हैं कि अंकल, आंटी एक बार उठाएगी, चुपचाप उठ जाएँ, वरना लंगर नहीं मिलेगा। और कहते हैं गुरुजी कि आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि मेरी संगत भूखी सो जाए और गुरुजी लंगर कर लें। और सच में संगत जी, गुरुजी सारी संगत को खिलाने के बाद ही थोड़ा-सा कुछ खाया करते थे। हमने कभी नहीं देखा गुरुजी को कि पहले वीआईपी की तरह उन्होंने खाया। उनकी संगति उनके लिए सब कुछ थी। तो संगत जी, वो सारी चीज़ें जब याद करते हैं तो आज भी ऐसा लगता है कि गुरुजी हमारे सामने ही बैठे हैं। ऐसे संगत जी, एक बार मैं यूएसए में थी और यहाँ पर मेरा शोल्डर फ्रोज़न हो गया और बहुत-बहुत दर्द था संगत जी। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर कौन इलाज करवाए, इंडिया जाऊँगी तो मैं इलाज करवा लूँगी। अब संगत जी, मैं इंडिया पहुँची तो मैं एक हाथ से काम करती रही, तो मेरा दूसरा जो शोल्डर था वो भी फ्रोज़न हो गया और शोल्डर भी फ्रोज़न हो गया। अ, और
एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, मैग्नेट थेरेपी, फिजियोथेरेपी सब कुछ करा लिया और 1 महीने तक मैं लगी रही। और संगत जी मेरे दोनों हाथ ऐसे हो गए कि मैं 1 गिलास पानी भी नहीं उठा सकती थी। इवन संगत जी मैं अपने बाल धोने के लिए भी पार्लर जाने लगी थी, क्योंकि मेरे दोनों हाथों से कुछ हो ही नहीं रहा था। एक दिन संगत जी मेरे हाथों में इतना दर्द हुआ तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं अकेली रहती हूँ, ऐसे कैसे मेरा चलेगा? बस मैंने इतना बोला और कुछ नहीं कहा और सो गई। रात को अब संगत जी 3 साढ़े 3 4 बजे जी का अमृत वेले का टाइम था। गुरुजी मेरे ड्रीम में आते हैं और मैं दरवाज़ा खोलती हूँ तो मैं देखती हूँ गुरुजी हैं और उनके साथ में बहुत सारी संगत है और मेरे ड्राइंग रूम में एक दीवान है। उस परे आकर के गुरुजी बैठ जाते हैं और मेरे पड़ोस में एक सत्संग हो रहा है और वह सारी संगत भी हमारे घर पर आ जा गई है और सब माथा टेक रहे हैं गुरुजी को। और जब सबने मत्था टेक लिया गुरुजी को तो मैं मत्था टेकती हूँ। गुरुजी चरण ऊपर करके बैठे हुए हैं और जब मैं मत्था टेकने लगी तो गुरुजी ने अपने हाथों से मेरे सर को गुरुजी के चरणों में दबा दिया और दबाने के बाद अपने दोनों अंगूठे से मेरे नेक से लेकर मेरी पीठ तक अच्छे से 4-5 बार, बहुत अच्छे से 4 बार 5 बार गुरुजी ने मेरी मसाज करी और फिर कहते हैं गुरुजी कि आंटी कल्याण करता, तेरा बहुत चंगी है तू। मैं चुप हो गई और सो गई। जब गुरुजी जाने लगे तो गुरुजी व्हील चेयर पर थे और मैंने सोचने लगी कि गुरुजी आए तो चल कर के थे, अब जा रहे हैं व्हील चेयर पर। तो संगत जी जैसे गुरुजी चोले में थे तब भी अपने ऊपर दूसरों की सारी परेशानियां अपने ऊपर ले लिया करते थे। तो मैंने बोला कि शायद गुरुजी ने आज भी आपने ऊपर ही मेरी परेशानी ले ली है। फिर मैं जब नींद से उठी तो मैं सब कुछ याद करने लगी कि हाँ गुरुजी आए थे, ऐसा-ऐसा किया और मैं अपना हाथ चेक करने लगी तो कभी मैं एक हाथ ऊपर कर लेती हूँ तो कभी दूसरा हाथ ऊपर कर रही हूँ और एकदम से मेरा हाथ ऐसे हो गया जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। और संगत जी मैं सबको फ़ोन करके बता रही हूँ कि गुरुजी ने मुझे ठीक कर दिया और आज उस बात को कम से कम 8-10 साल होने आए हैं। आज तक मुझे संगत जी कभी फ्रोज़न शोल्डर नहीं हुआ, गुरुजी की इतनी बड़ी कृपा है। अब संगत जी कोरोना से पहले नवंबर में जब मैं यूएसए से भारत आई, न्यू जर्सी से मेरी बेटी रहती है और न्यू जर्सी का जो मंदिर है वह बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर था। बिल्कुल घर के सामने एकदम मंदिर है। कभी घर दोपहर को चली जाया करती थी, कभी अमृत वेला में जाती थी, कभी दोपहर को बच्चे अपने-अपने कामों में लगे हुए हैं और मैं बोर होती थी, तो मैं वहाँ जाकर बैठ जाया करती थी। अब संगत जी जिस दिन मेरी फ्लाइट थी, उस दिन मैं मंदिर में गुरुजी से आज्ञा लेने गई। मैंने कहा कि गुरुजी कल मैं वापस इंडिया जा रही हूँ। आपने मेरे साथ ही चलना है और कह करके मैं आज्ञा लेकर के उनसे आ गई। और जब रात में मैं सोई तो मुझे गुरुजी ने सपने में दिखाया कि बहुत बड़ा हॉल है और बहुत सारी संगत बैठी हुई है और गुरुजी भी अपनी गद्दी पर बैठे हैं और उसके बाद गुरुजी ये जाने लगते हैं तो सारी संगत खड़ी हो जाती है और गुरुजी मेरे आगे से निकल करके जा रहे हैं और हम सब गुरुजी को प्रणाम करते हैं और हम इतनी टाइटली पास-पास में खड़े हैं कि हम लोग हिल भी नहीं सकते। और जब गुरुजी हमारे सामने आते हैं तो मुझे कहते हैं कि आंटी अपना हाथ दिखाओ और मैं बहुत मुश्किल से पीछे से घुमा करके हाथ निकालती हूँ और अपना राइट हैंड और गुरुजी को दिखाती हूँ। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि आंटी अपना खब्बा हाथ दिखा, लेफ्ट हैंड राइट दिखा। और ऐसे ही पीछे से घुमाते हुए मैं अपना लेफ्ट हैंड सामने लेकर आई और गुरुजी ने मुझे देखा और अपनी जेब से रेड कलर का पेन निकाला और गुरुजी ने मेरे हाथ की सारी लकीरें बदल दी और कहते हैं कि गुरुजी क्या आंटी तेरे हाथों की सारी लकीरें मैंने बदल दी हैं, जा यश कर। और संगत जी मैं सुबह उठी और रोई जा रही हूँ तो बेटी कहती है कि मम्मी आपको क्या हुआ है? आपकी तबीयत तो ठीक है या आपको जाने की टेंशन है? क्योंकि सफ़र जब लंबा होता है तो थोड़ी टेंशन तो हो ही जाती है। तो मैंने कहा कि नहीं बेटा मुझे कोई टेंशन नहीं है। रात को गुरुजी मेरे सपने में आए, पता नहीं लाइफ में मेरे साथ क्या होना था। गुरुजी ने मेरे हाथ की सारी लकीरें बदल दी और संगत जी क्या माँगे हम गुरुजी से? गुरुजी बिन माँगे ही इतना कुछ दे रहे हैं कि हमें माँगने की आवश्यकता ही नहीं है। संगत जी गुरुजी को बहुत अच्छे से पता है कि हमें कब क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं चाहिए। जब मेरे अंकल गुरुजी के पास गए 2012 में अंकल को जब दोबारा डिटेंस हुआ तो बीमारी तो अंकल उम, बहुत बीमार थे। सब कहने लगे कि आप गुरुजी से अरदास करो, गुरुजी से अरदास करो। और अंकल सबको कहते थे कि चुप हो जाओ, यह मेरे और मेरे गुरुजी के बीच की बात है। उनको पता है मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। मेरी बेटी बैंगलोर से आई हुई थी और वहीं
वह यही रुक गई। उसने सोचा कि पापा की ऐसी हालत नहीं है कि मैं वापस जा सकूँ, तो वो कहती है कि पापा गुरुजी आपकी बहुत सुनते हैं, आप उनसे बोलो ना कि वो आपको सब ठीक कर दें। अब संगत जी, मेरे अंकल का तो सब कुछ बंद हो गया था, बोलना, चलना, खाना-पीना सब कुछ बंद हो गया था और अंकल मुझे इशारे से कहते हैं कि अपनी अटैची उठा और चली जा, और कहते हैं कि मुझे गुरुजी से कुछ नहीं कहना, जो देते हैं उसके लिए एक बार शुक्राना और जो नहीं दे रहे उसके लिए डबल शुक्राना। फिर एक आंटी को भी ड्रीम में दिखाया कि अगर ये रुकता, इसको मैं ज़िंदगी भी दे देता, पर इसको आगे की लाइफ के लिए बहुत मुश्किलें होती, और मैंने इसके 10 महीनों में ही सारे कर्म कटवा दिए। तो संगत जी, 7 जून को की बात होगी। पहले मुझे अंकल ने कहा कि मेडिटेशन में गुरुजी ने मुझे दिखाया है कि गुरुजी के मेरे पास मैं गुरुजी के पास चला गया हूँ, और गुरुजी ने मुझे बोला कि जो भी तेरा लास्ट राइट्स होंगे वो दीपक अंकल करेंगे, क्योंकि पिछले जन्म का उनका भी कुछ कर्जा है, इसलिए वो तेरे साथ करेंगे, और ऐसा अंकल ने मुझे बोला। तो मैंने कहा कि छोड़ो ना, ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप बिल्कुल ठीक हो। तो मैंने कहा कि पता नहीं क्या दिखाया गुरुजी ने आपको संगत जी। जिस वक्त गुरुजी का ये मैसेज आता है, सपना आता है, उस वक़्त तो हमें गुरुजी की बातें कन्वे नहीं हो पाती हैं, हम बस आइडिया लगाते हैं, और इसका मतलब ये होगा, उसका मतलब वो होगा, और बस मैं चुप हो गई। और उसके बाद हमने बच्चों को भी ये बात नहीं बताई। संगत जी, जब 7 जून को अंकल यूएस से गए अपनी बेटी के पास, तो बार-बार मैंने अंकल पूछते रहे कि दीपक ने कब आना है, दीपक ने कब आना है? तो संगत जी, जब 7 तारीख को अंकल एयरपोर्ट पर उतरे और अपने घर पे सामान रखा और सीधे वो अंकल को मिलने के लिए आ गए। बस अंकल ने उनको देखा और मुस्कुराए, प्यार किया, सिर पे हाथ रखा और बस शांत हो गए। और उसके बाद अंकल 8 तारीख को भी आए, तो अंकल ने कोई बात नहीं की। तो अंकल मुझसे कहते हैं, "आंटी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे कैसे कहूँ, लेकिन अंकल की हालत देख कर के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे बात करूँ।" तो मैंने कहा कि नहीं अंकल, आप बताइए, आपको बेटे का हक दिया है गुरुजी ने, तो जो मेरे अंकल हैं वो दीपक अंकल के हाथ में मेरा हाथ रख कर के गए थे, और बोला यह तेरी ज़िम्मेवारी है आंटी। तो मैंने कहा कि आपको बेटे का दर्जा दिया है गुरुजी ने, आप बोलो, आप बताओ क्या कहना है? और वह अंकल कहते हैं कि गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाया है और मुझे ड्रीम में दिखाया है कि तू जल्दी जा अंकल के पास, और तुझे अंकल का सब कुछ करना है। और अंकल मेरी तरफ देख कर के कहने लगे कि तू भी बता कि मैंने तेरे को 1 साल पहले क्या बताया था? मैं रोने गई और मैंने अंकल को बताया कि 1 साल पहले गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए, तो गुरुजी ने कहा था कि इनको जो भी तेरे जीवन में लास्ट राइट्स होंगे वह सब दीपक अंकल करेंगे। और आप यूएसए में थे, और जब तक आप आ नहीं गए, अंकल को एक ही रट लगी हुई थी कि दीपक कब आएगा, दीपक कब आएगा। और जब आप आ गए हो तो अंकल ऐसे शांत हो गए हैं कि सबसे बात करने बंद कर दी है, बस चुपचाप शांति से पड़े हुए थे। और आपको पता है कि इंडिया में एक औरत को डिसीजन लेना इतना आसान काम नहीं होता, बहुत बड़ी बात होती है। जब सारे ससुराल वालों को ने पूछा, तो सबने पूछा कि ये सब कौन करे, लास्ट राइट्स कौन करेगा? तो मैंने दीपक अंकल का नाम लिया, यही करेंगे क्योंकि गुरुजी का हुक्म है। और आप विश्वास कीजिए संगत जी, आज इतने साल हो गए हैं, मैं सभी रिश्तेदारों के लिए पूरे तरीके से बेगानी, जिस प्रकार से सिर्फ एक रिश्ता निभाते हैं, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं, और ऐसे ही मेरे साथ हो रहा है। मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को कहा कि तू भी तो जाता है ना गुरुजी के पास। मैंने कहा कि तुझे पता है तेरा भाई कैसा है, अगर गुरुजी कुछ भी कह दें, उसके लिए दुनिया एक तरफ, गुरुजी एक तरफ। तो गुरुजी ने कह दिया है, वह तो उन्हें करना ही करना है। तू नाराज़ मत हो, कोई हक नहीं लिया हमने तेरा, सिर्फ गुरुजी का हुक्म माना है। तेरी इज़्ज़त आज भी है और हमारे लिए, लेकिन इंसान है, कहाँ इतनी जल्दी समझ में आती है। और वही हुआ संगत जी, दीपक अंकल से गुरुजी ने सब कुछ करवाया। उसमें इसमें क्या था, क्या नहीं था, हमने सिर्फ़ गुरुजी का हुक्म माना, बस गुरुजी हैं तो सब कुछ है हमारे लिए, वरना कुछ भी नहीं है। और क्या बताऊँ संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा है। जिस दिन अंकल का चौथा था, उस आंटी को गुरुजी ने कहा कि तू उसकी चिंता मत कर, उसके नाम की पगड़ी से मैंने पाई है, उसका मैं ध्यान रखूँगा। और संगत जी, आज भी मेरा मंदिर जाने का मन करता है या सत्संग में जाने का मन करता है, तो पता नहीं कहाँ से संगत को भेज देते हैं। ऐसा लगता है जैसे साक्षात गुरुजी मेरे सामने खड़े हैं, और पता नहीं कहाँ से आगे से एक फ़ोन आता है। सब पूछते हैं कि आंटी मंदिर चलोगे? तो गुरुजी को मैं क्या कहूँ उनसे, मैं क्या माँगूँ? कभी-कभी मैं मन में सोचती हूँ कि काश हमारा एक बेटा होता, आज मैं अकेली नहीं होती। हालाँकि बेटियाँ हैं, बेटियों के घर जाती हूँ, लेकिन संगत जी, हमारा जो कल्चर है कि बेटियों के यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहते, अच्छा नहीं माना जाता। तो बस संगत जी, ऐसे ही मैंने एक बार कहा कि गुरुजी, काश मेरा भी बेटा होता, तो हमारी एक
मेड है, बहुत पुरानी मेड है, वो सालों से हमारे घर पे काम कर रही थी, नेपालन थी और वो वापस चली गई नेपालन। एक दिन वो मुझसे कहती है कि आंटी आपकी बेटी की जो फ़ोटो लगी है ना बहुत अच्छी है। तो कहती है कि ये आपके बेटे की ही है ना? तो मैंने कहा कि यह मेरे माता-पिता, बेटे, भाई, पति सब कुछ मेरा यही है। तो गुरुजी मुझे दिखा देते हैं कि सब कुछ तेरा मैं ही हूँ और कुछ ना कुछ मेरे सामने ऐसा ला कर के कर देते हैं कि ऐसे क्या परेशान होती हो तुम? कोई ना कोई मेरे सामने ऐसा आ जाता है कि वो कहता है कि देखो मैं कितनी परेशान हूँ। बेटे बहू से आप बहुत अच्छे हो, जब दिल करता है मंदिर जाते हो, जब दिल करता है सत्संग में जाते हो, मेडिटेशन करते हो, अमृत वेला उठते हो, हम पर कितनी बंदिशें होती हैं। आप तो गुरुजी का शुक्र मनाओ, आपको जो गुरुजी ने लाइफ बख्शी, वो इतनी अच्छी बख्शी है, आप सिर्फ गुरुजी से कनेक्ट करके रहो, आपको और कुछ भी नहीं करना। तो मैं गुरुजी का लख-लख शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में रखा, इतना प्यार दिया, संगत का इतना प्यार मिला और गुरुजी कैसे दिखाते हैं मैं तेरे साथ हूँ। हमारे पड़ोस में एक बेटा था और उसकी मम्मी थी, ये बस वो 2 लोग थे और उनकी 2-3 टैक्सियाँ थी। वो टैक्सियाँ ज़्यादा चलती नहीं थी, वो कहते थे कि ड्राइवर ही सब कुछ खा जाते थे, कुछ बचता नहीं है। तो इस आंटी बड़ी परेशान थी, तो मुझसे कहती है कि क्या आपके घर में सत्संग वगैरह होता है? तो मैंने कहा हाँ जी। तो वो मेरे घर पर आकर के बैठती हैं और उन्होंने मुझसे गुरुजी के बारे में सुना। दोपहर का दिन था तो प्रसाद था संडे का, मैंने उन्हें प्रसाद दिया और गुरुजी का एक स्वरूप भी दिया। तो मैंने कहा कि आंटी आप चिंता मत करो, गुरुजी की कॉलिंग है आपके लिए, आपके सारे दिन फिर जाएँगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर उन्होंने जाकर के अपने बेटे को बोला कि मैं पास वाली आंटी के घर गई थी, उनके गुरुजी हैं और ये उन्होंने प्रसाद दिया है, ये तू खा ले। तो कहता है अच्छा उनके गुरुजी हैं? तो कहती है हाँ, उन्होंने चोला छोड़ दिया है, पर उनकी गद्दी लगाई हुई है आंटी ने। तो वो कहता है कि मम्मी चलो चोला छोड़ना क्या होता है? क्या कह रहे हो? बोले कि क्या कह रहे हो गुरुजी? नहीं, ये गुरुजी तो मैंने खुद देखे हैं। तो वो कहती है तूने कैसे देख ली? तो कहता है कि हाँ, आंटी के घर पे बहुत बड़ा सत्संग हो रहा है था, दरवाज़ा खुला हुआ था, सामने दरबार था और गुरुजी का आसन लगा हुआ था। और कहता है कि मैंने देखा कि गुरुजी की गद्दी पर विराजमान थे और गुरुजी संगत के पास आगे झुक कर के बातें कर रहे थे। संगत जी गुरुजी ने उन्हें दर्शन दिए जिन्हें गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और कहता है कि अभी थोड़ी दिन की बात है, उनके घर में गुरुजी थे और सारी संगत उनके पीछे-पीछे जा रही है और मैं काम से आ रहा था और मेरे आगे-आगे गुरुजी तो आए थे। तो संगत जी उसे दर्शन देकर के गुरुजी इतना ब्लेस किया, उसकी जॉब लग गई नोएडा में, उसको कंपनी की तरफ से ड्राइवर मिला, कन्वेंस मिली और उसका अपना मकान बन गया और वह आंटी और बेटा बाद में हमारे घर मिलने आए। उन्होंने मुझे इतना थैंक्स किया कि आंटी हमारी तो ज़िंदगी ही बदल गई है। उसने हमें मिलाया, क्या गुरुजी थे वह क्या है वह हमें नहीं पता, पर जिस दिन से हमने गुरुजी का स्वरूप लिया है, मैंने कहा आंटी गुरुजी ने चोले में आपके बेटे को 2 बार दर्शन दिए हैं। मैंने कहा गुरुजी बिना आपके उनके दर्शन नहीं देते। गुरुजी ने अगर आपकी बेटी को दर्शन दिया है तो उसका कितना कल्याण होना है आपको नहीं पता। आगे-आगे आप देखो क्या होता है। और वो इतनी देर हमारे घर बैठी कि और अपने सत्संग सुनाती रही और बहुत थैंक्स दिया कि आपने हमें गुरुजी से मिलवाया दिया। तो संगत जी ये गुरुजी की कॉलिंग होती है, हम कौन होते हैं किसी को मिलवाने वाले। और ऐसे ही मेरे बच्चे निधि और अवधेश को गुरुजी ने बेंगलोर भेजा तो वह कहने लगे कि यहाँ पर तो कोई संगत नहीं है, गुरुजी ने हमें कहाँ भेज दिया, गुरुजी ने हमें ऐसे कैसे भेज दिया, हम तो इतनी सेवा करते थे। तो संगत जी ये सब गुरुजी की का रचा हुआ खेल होता है। फिर बाद में उन्हें वहाँ पर पुरानी संगत मिली और उसके बाद उनके सत्संग स्टार्ट हुए और उन दोनों ने संडे का सत्संग शुरू किया, फिर मंडे का सत्संग शुरू किया और जब वहाँ पर 2-250 संगत जुड़ गई तो गुरुजी ने उन्हें गुड़गाँव बुला लिया और वहाँ बुलाया। उसके बाद उनकी जॉब नोएडा में लगी और फिर जब नोएडा में जॉब लगी तो बच्चे कहते हैं कि फिर हम गुरुजी के पास नहीं जा सकते, कभी नाइट ड्यूटी लग रही है। तो ऐसे ही उनको एक दिन अपनी सोसाइटी में गुरुजी की गाड़ी दिखाई दी और संगत जी आज का ना है, उनके यहाँ सत्संग होता है और 100-150 संगत आती है। तो संगत जी यह सब कुछ सिर्फ गुरुजी ही करते हैं। इतनी संगत जोड़नी है, गुरुजी कुछ नहीं लेते, गुरुजी सिर्फ हमें देने के लिए बैठे हैं। गुरुजी कहते हैं, कोई चाहे कितना ही पापी आए,
चाहे कोई खून करके आए, मैं सिर्फ देने के लिए बैठा हूँ, तुम सिर्फ लेने वाले बनो। गुरुजी इतना देते हैं संगत जी कि हमारी झोलियाँ छोटी पड़ जाती हैं। बस संगत जी एक भरोसा होना चाहिए अपने गुरु के ऊपर। बिना भरोसे के कुछ भी नहीं है, क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है, हमें कब मिलना है, कब नहीं मिलना है, ये सब कुछ गुरुजी ही तय करेंगे। बहुत-बहुत शुकराना है गुरुजी का, लख-लख शुकराना गुरुजी का। तो संगत जी गुरुजी पर पूरा विश्वास रखिए, पूरी श्रद्धा रखिए और गुरुजी सबसे ज़्यादा और बेहतर जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है। जय गुरुजी, शुकराना गुरु।